हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल SWS एकेडमी वाला। दोस्तों, मैं सुखदीप चतुर्वेदी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि यूपी बोर्ड्स के एग्जाम्स काफी नजदीक हैं और उसी के मद्देनजर आज हम लोग यूपी बोर्ड्स एग्जाम की जो तैयारी कराने का जिम्मा ले रखा है SWS परिवार ने अपने प्यारे बच्चों के लिए, आज उसी के लिए हम लोग यूट्यूब की पहली क्लास आपके लिए उपलब्ध करा रहे हैं SWS एकेडमी वाला। दोस्तों, जिन बच्चों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिनसे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी पैसे के यूपी बोर्ड एग्जाम्स की सारी वीडियोस और PDF कंटेंट निःशुल्क प्राप्त होने वाले हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये कंटेंट आपको पसंद आएगा, उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर सेशन आपको पसंद आएगा और आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। तो जितने भी प्यारे बंधु हमारे जुड़ चुके हैं सभी को सत श्री अकाल, सभी को नमस्कार, सभी को प्यार भरा नमस्कार। और सभी प्यारे बच्चों से अनुरोध है कि कॉपी और पेन लेकर बैठे, क्योंकि आज के इस सेशन में हम कुछ धमाकेदार करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज हम मानव नेत्र वाले सेशन को तैयार करने वाले हैं। तो सभी दोस्तों को एक बार पुनः जय श्री राम। ठीक है, अब हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, जो भी बातें आपको नहीं समझ में आ रही है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते रहिएगा, मैं आपके कमेंट को रीड करके आपके प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम बैक SWS एकेडमी वाला। हर घर ज्ञान की ज्योति का जो मिशन है बाबू, इसके लिए केवल एक लाइक कर दीजिएगा, एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक लाइक और एक सब्सक्राइब से इस चैनल को सपोर्ट मिलेगा और आप जैसे कितने सारे बच्चों को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से निःशुल्क शिक्षा देने का जो संकल्प SWS परिवार ने ले रखा है, उस संकल्प को पूरा करने में आपका अहम योगदान होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत हम लोग कर देते हैं। धमाकेदार होने वाला है आज का क्लास। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। दोस्तों, जैसा कि चैप्टर का नेम है मानव नेत्र, मानव नेत्र के बारे में आज हम लोग पूरा एनालिसिस करने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम में यहां से प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं, और उसी प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ। चलिए दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं। और क्लास की शुरुआत हम लोग PDF नंबर 1 से करते हैं, जिसमें हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि मानव नेत्र आखिर है क्या, मानव नेत्र कहते किसे हैं, मानव नेत्र का उपयोग क्या है। अर्थात अगर हम कहें तो हम मानव नेत्र के इंट्रोडक्शन को जानने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, स्लाइड में मैंने लिख रखा है कि मानव नेत्र है क्या। अगर हम मानव नेत्र की बात करें तो यहाँ पे देखिए मानव नेत्र है क्या बाबू लोग। मानव नेत्र की बात करेंगे तो मानव नेत्र है क्या आपका, ठीक है। मानव नेत्र कह रहा है मानव आंख का एक अत्यंत संवेदनशील महत्वपूर्ण अंग है, जो हमारे चारों ओर की वस्तुओं को देखने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। बाबू लोग, ये आपको इंट्रोडक्शन में याद रखना है कि मनुष्य का जो नेत्र होता है वो बहुत ही संवेदनशील होता है और जो वस्तुओं को देखने में क्या करता है बाबू लोग, सहायता प्रदान करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यह हमारे शरीर की सबसे जटिल और विकसित इंद्रिय है। तो यहां से बाबू लोग आपका 1 नंबर का प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो गया कि भाई मानव शरीर का सबसे जटिल अंग कौन सा है। तो सबसे जटिल अंग कौन सा है बाबू लोग, आपकी आंख है। ठीक है, आगे चलते हैं। आंख प्रकाश को ग्रहण करके उसे विद्युत संकेतों के रूप में परिवर्तित करती है। मतलब यहां से प्रश्न आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है कि मानव की जो आंख होती है वो प्रकाश को ग्रहण करके मनुष्य के मस्तिष्क तक पहुंचाने का जो माध्यम होता है उसमें किस संकेत के माध्यम में भेजता है बाबू लोग, तो विद्युत संकेतों के माध्यम में मस्तिष्क तक पहुंचाने का प्रयास करता है। ठीक है, क्या कर रहा है फिर देखिए, जिन्हें मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है और मस्तिष्क उन संकेतों को व्याख्यायित करके हमें वस्तुओं का आभास कराता है। तो हम बात करें ओवरऑल व्यू, जो मैंने PDF कंटेंट में लिख रखा है कि मानव नेत्र क्या है बाबू लोग। मानव नेत्र एक संवेदनशील अंग है
मानव नेत्र एक प्रकाशिक यंत्र है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है बाबू लोग, तो यहाँ पे हम लोगों ने मानव नेत्र के इंट्रोडक्शन के बारे में अध्ययन किया। ठीक है, स्लाइड में अगर देखें तो यहाँ पे लिखा है फंक्शन ऑफ आई। फंक्शन ऑफ आई का मतलब क्या होता है बाबू लोग? आंख का कार्य होता है। क्या होता है? आंख का कार्य होता है। विद इन वन वीडियोस, एक वीडियोस में मैं आपको वादा करता हूं कि आप पूरी तरह से, ठीक है, बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और ताल ठोक के कहता हूं सारे प्रश्न आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलने वाले हैं। ठीक है, आंख के कार्य क्या है बाबू लोग? आंख का कार्य होता है देखना। क्या होता है? देखना होता है। या वस्तुओं से परावर्तित प्रकाश को ग्रहण करके रूप, आकार, रंग और दूरी का ज्ञान करता है, ज्ञान कराता है। तो पहला एक प्रश्न यहां से आपको याद क्या रखना है कि परावर्तित प्रकाश को ग्रहण करने वाला इंद्रिय अंग है। प्रश्न पूछा जाता है, मैंने क्या कहा बाबू लोग? परावर्तित प्रकाश को ग्रहण करके, परावर्तित प्रकाश को ग्रहण करके इंद्रिय अंग कौन सा है भैया? तो आपका आंख है। आप लोग रट डालिए इसको, रट्टा मान लीजिए, क्योंकि आपके प्रश्न में, आपके बोर्ड पेपर के चुनिंदा प्रश्नों में से एक ऐसा प्रश्न है कि परावर्तित प्रकाश को ग्रहण करके वह कौन सा इंद्रिय अंग है जो मनुष्य का कार्य करता है? तो वो बाबू लोग क्या है? आपका आंख है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बाबू आंख की संरचना की। किसकी बात करते हैं? आंख की संरचना की, जहां से प्रश्न बनते हैं। तो देखिए आंख की संरचना क्या होती है? आंख की संरचना बाबू लोग गोलाकार होती है। क्या होती है? गोलाकार होती है। और जहां से प्रश्न क्या आता है कि इसका व्यास कितना होता है बाबू लोग? तो याद रखिएगा इसका व्यास कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर होता है। देखिए यहाँ स्लाइड में लिखा था कि इसका व्यास कितना होता है, तो इसका व्यास कितना होता है बाबू लोग? 2.5 सेंटीमीटर होता है। जी हाँ, लिख लीजिए, इसको राइट डाउन कर लीजिए। ये प्रश्न बने हुए हैं, बोर्ड पेपर में आए हुए प्रश्न है। इन सभी प्रश्नों का संकलन मात्र ये प्लेटफॉर्म आपको प्रदान करने वाला है। तो इस स्लाइड को आपने बखूबी समझ लिया है। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। अगली स्लाइड में आपसे क्या कहता है, देखिए हम बात करने वाले हैं मनुष्य के अंग की, मतलब मनुष्य के आंख के जो भाग हैं उन पे हम विश्लेषण करने वाले, उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अब उस विश्लेषण को देखते हैं कि उसमें क्या क्या है। जैसे भाग तो बहुत सारे हो, लेकिन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उन्हीं प्रश्नों का संकलन हम अपने इस पीडीएफ कंटेंट में कर रहे हैं। जैसे आपके मानव शरीर के जो महत्वपूर्ण अंग कौन कौन से हैं? बाबू लोग देखिएगा, आइरिस है, ठीक है, आइरिस है, ठीक, पुतली है, ठीक है, लेंस है, रेटिना है, ठीक है, ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक नर्व है। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में जाके एक जवाब बताएं बाबू लोग, रेटिना का हिंदी विश्लेषण क्या होता है, हिंदी में नाम क्या होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए कि रेटिना का हिंदी विश्लेषण क्या होता है। ठीक है, तब तक हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। क्या है? मैंने बताया कि मैं सारे भागों का विश्लेषण नहीं करने वाला हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट भाग है उन्हीं का विश्लेषण करने वाला हूं। जैसे आपका क्या है बाबू लोग? आइरिस है, मैंने कहा क्या है बाबू लोग? पुतली है, लेंस है, रेटिना है, ऑप्टिक नर्व है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं आइरिस की। तो प्रश्न क्या पूछा जाएगा? आंख का रंगीन भाग है बाबू, प्रश्न पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है आंख का रंगीन भाग होता है। तो आंख का रंगीन भाग कौन सा होता है? आइरिस होता है, जो आंख के रंग का क्या करता है? निर्धारण करता है। तो यहां से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाएंगे, आंख के रंग का निर्धारण कौन करता है? तो आंख के रंग का निर्धारण कौन करता है? आपका आइरिस करता है। बात करते हैं पुतली के आकार को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो पुतली के आकार को नियंत्रित करने का कार्य भी कौन करता है? आपका आइरिस करता है। ठीक है, तो आइरिस आपका तैयार हो गया। ठीक, अब बात करते हैं पुतली की। देखिएगा, यह एक छोटा छिद्र होता है जिससे प्रकाश आंख में क्या करता है? प्रवेश करता है। तो प्रवेश आंख में प्रकाश कहां से प्रवेश करता है बाबू लोग? पुतली से प्रवेश करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए लेंस की बात करते हैं। लेंस से प्रश्न पूछे गए हैं। लेंस क्या है? यह एक पारदर्शी संरचना है जो प्रकाश को अपवर्तित करके रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करता है। तो लेंस की अगर हम परिभाषा करें यहाँ पे, तो लेंस क्या बाबू लोग? लेंस एक पारदर्शी संरचना है जो प्रकाश के
प्रकाश को अपवर्तित करके कहां पर केंद्रित करता है बाबू लोग? रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करता है। ठीक है, बात करते हैं रेटिना की। मैंने अभी आपसे प्रश्न में विश्लेषण कर रखा था कि कमेंट सेक्शन में बताइए कि रेटिना का हिंदी विश्लेषण क्या होता है बाबू लोग? रेटिना को ही, ठीक है, रेटिना को ही दृष्टि पटल कहा जाता है। राइट डाउन कर लीजिए, ये कई बार पूछा गया। ठीक है, रेटिना ना लिख के वहां से आपसे प्रश्न पूछ सकता है दृष्टि पटल। तो हम बात करने वाले रेटिना की, हम बात कर रहे हैं दृष्टि पटल की। क्या है बाबू लोग? यह आंख का एक भीतरी परत है। तो प्रश्न सीधे आपसे पूछा जा सकता है, आंख का भीतरी परत है, तो आंख की भीतरी परत कौन है बाबू लोग? रेटिना है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? दृष्टि पटल। क्या कहते हैं? दृष्टि पटल, जिसपे प्रकाश का प्रतिबिंब बनता है। इसमें रॉड और कोन, देखिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर हम तैयारी भी कर रहे हैं तो हम अगली कक्षाओं को जोड़ते हुए भी चलें, अगले स्टेप को जोड़ते हुए चलें जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप कोई एग्जाम देंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, तो उसमें भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या पूछे जाते हैं? प्रकाश और रंग को पहचानने में कौन सी, ठीक है, कौन सी कोशिकाएं सहायक होती हैं? तो याद रखिएगा, वो रॉड और कोन कोशिकाएं होती हैं जो प्रकाश और रंग को पहचानने में क्या करती हैं? सहायता प्रदान करती हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम ऑप्टिक नर्व की। ऑप्टिक नर्व की बात करेंगे तो यह नस रेटिना को, ठीक है, रेटिना से संदेशों को कहां तक पहुंचाता बाबू लोग? मस्तिष्क तक। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भाई रेटिना से प्रतिबिंब का प्रतिरूपण मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो आप हिट करके आएंगे बाबू लोग ऑप्टिक नर्व। क्या होगा? ऑप्टिक नर्व होगा। ठीक है, बात करते हैं हम आंख का महत्व। हमारी लाइफ में आंखों का क्या महत्व है? ठीक है, हमारी लाइफ में आंख क्या क्या रोल है, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे मैंने की स्लाइड में लिख रखा है, आंख के बिना जीवन की कल्पना क्या है? अधूरी है। आई होप आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको देख पा रहा हूं। यह तभी संभव है जब हमारे पास क्या? हमारी आंखें। ठीक है, तो जीवन की कल्पना क्या बाबू लोग? अधूरी है, क्योंकि हम अपनी दुनिया को देखने का अनुभव किससे करते हैं बाबू लोग? आंख से करते हैं। किससे करते हैं? आंख से करते हैं। फिर बात करते हैं, आंख हमारे दैनिक कार्यों, शिक्षा और सामाजिक संबंधों में क्या करती है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बहुत ही अहम रोल होता है किसका बाबू लोग? आंख का। ठीक है, या हमारे मस्तिष्क को दृश्य जानकारी प्रदान करती है, जिससे हम अपने परिवेश को क्या कर पाते हैं? समझ पाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि स्लाइड नंबर 2 आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, बात करते हैं स्लाइड नंबर 3। स्लाइड नंबर 3 की बात करते हैं, और स्लाइड नंबर 3 देखिए, इससे बहुत सारे प्रश्न आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट हिट किए गए, और मैं बच्चों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपको ये लग रहा है कि कंटेंट अच्छा है, ठीक है, कंटेंट आपके लिए सर ने इकट्ठा करके लाया है और आपके लिए यूजफुल है, औरों के लिए यूजफुल हो सकता है, तो एक शेयर और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, हम पढ़ने वाले हैं, फिर क्या? हम पढ़ने वाले हैं बाबू लोग मानव आंख के दोष। क्या पढ़ने वाले हैं? मानव आंख के दोष। ठीक है, कंटेंट लंबा होने वाला, क्लास लंबी चलने वाली है, तो सभी बच्चे, ठीक है, अपने रूटीन के हिसाब से अपने आप को मेंटेन रखें और क्लास को लास्ट तक देखें, तभी आप इस क्लास का निष्कर्ष निकाल पाएंगे। चलिए बाबू लोग, मानव आंख के दोष। अच्छा, एक प्रश्न याद रखिएगा, आपसे ये प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि मानव आंख में दोष कैसे उत्पन्न होता है, मानव आंख में दोष कैसे आता है, ये प्रश्न आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो देखिए, मानव आंख में दोष आने का जो प्रमुख कारण होता है, मैंने स्लाइड में लिख रखा है, क्या होता है बाबू लोग? कभी कभी आंख जो होता है ना, आंख के लेंस जो होते हैं और जो आकार होते हैं बाबू लोग, वो परिवर्तित होते रहते हैं। मतलब अगर हम कहें तो लेंस हमारा, ठीक है, डिफेक्टिव होता रहता है, हमारे आंख की आकार डिफेक्टिव हो जाती है, जिसकी वजह से मानव नेत्र में, ठीक है, दोष उत्पन्न हो जाता है। दोष उत्पन्न हो जाता है बाबू लोग। ठीक है, कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो जो बच्चे यहाँ पे जुड़े हैं बाबू लोग, लगातार लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। हम आपके लिए मेहनत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप एक लाइक और एक शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं, सबसे पहला दोष कौन सा आता है? तो बाबू लोग, सबसे पहला दोष आता है आपका निकट दृष्टि दोष। क्या आता है? निकट दृष्टि दोष, जिसकी इंग्लिश होती है मायोपिया। ठीक है, क्या होती है बाबू लोग? मायोपिया होती है। अब देखिए, हम यूपी बोर्ड के अगर क्वेश्चन की पैटर्न की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या पूछता है कि भाई ये दोष होता क्यों है, इस दोष के कारण क्या है, अगर हो भी गया तो इस दोष का समाधान क्या है, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा।
तो यहां पे देखिए मैंने स्लाइड में रखा है पहले इसकी परिभाषा, ठीक है, फिर मैंने इसका कारण और समाधान और कुछ इमेज के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। बात करते हैं निकट दृष्टि दोष की। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? देखिए, निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को पास की जो वस्तु होती है बाबू लोग वो साफ दिखाई देती है, एकदम स्पष्ट दिखाई देती है, उसमें कोई यकीन नहीं रहता है। लेकिन जो दूर की वस्तु होती है बाबू लोग उनको धुंधली दिखाई देती है। तो यहाँ पे आपको सीधा याद रखना है कि मनुष्य के अगर निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो उसको निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देगी परंतु दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। और मेरे प्यारे बच्चों, जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हो आपका दिमाग प्रेशर कुकर की तरह हो जाता है, आप शब्दों की शैली के आधार पर डिक्टेशन देने का प्रयास करते हो और मैं लिखित दे रहा हूं, लोग आप लिख लो। 75% बच्चे यहां पे डिक्टेशन को गलत करके आते हैं, ठीक है। तो यहां पे बारीकियों पे आपको विश्लेषण करना है, क्या निकट की वस्तु आपको साफ दिखाई देगी और दूर की वस्तु आपको साफ दिखाई नहीं देगी, ठीक है। बात करते हैं इस दोष को क्या कहते हैं, तो इस दोष को ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू लोग, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। अब आगे की तरफ चलते हैं कि ये क्यों होता है। तो देखिए बाबू, मैंने एक नॉर्मल विजन, एक आंख का एक नॉर्मल विजन का इमेज बना रखा है जिसमें से लाइट देखिए यहां पे प्रवेश कर रहा है, ये लाइट आ रही है, ठीक है, और लाइट डायरेक्ट रेटिना पे हिट कर रही है, मतलब प्रतिबिंब का निरूपण रेटिना पे हो रहा है। लेकिन जब ये दोष हो जाता है बाबू लोग, तो दोष होने के बाद आप देखिएगा लाइट तो आ रही है लेकिन ये रेटिना पे लाइट आपका हिट नहीं कर पा रहा है। यहां पे देखिएगा रेटिना पे लाइट आपका हिट नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से यहां पे उस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है। तो देखिए कारण क्या है बाबू, कारण यही लिखा हुआ, आंख का आकार आगे से पीछे की ओर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अगर हम इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, तो लेंस की वक्रता त्रिज्या क्या हो जाती है बाबू लोग, बढ़ जाती है। तो सीधा प्रश्न आपको याद रखना है कि किसी व्यक्ति को अगर निकट दृष्टि दोष हो रहा है तो उसका कारण क्या है, तो आप बताएंगे सर लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ गई, लेंस की वक्रता त्रिज्या क्या हो गई बाबू लोग, बढ़ गई। अब बात करते हैं समाधान की। तो समाधान की बात करेंगे बाबू लोग, तो इसमें अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे जो प्रकाश को फैलाए और उसका निरूपण कहां पे हो बाबू लोग, रेटिना पे हो, जिससे हम वस्तु को स्पष्ट तरीके से क्या कर पाए, देख पाए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपका निकट दृष्टि दोष तैयार हो गया। ताल ठोक के एक बार शेयर कर दीजिएगा, ये आपके लिए मेहनत है बाबू लोग, और ये चैप्टर मैं आपको तैयार करवा कर ही रहूंगा, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे की स्लाइड पे आते हैं, स्लाइड नंबर 5 पे आते हैं। और देखिए मैंने यहाँ पे कंटेंट में लगा रखा है लाइक शेयर सब्सक्राइब, तो उम्मीद करता हूं कि आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। तो कंटेंट अगर आपका अच्छा है तो इसको शेयर करिए। आगे चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं दूरदृष्टि दोष। क्या पढ़ने वाले बाबू लोग, दूरदृष्टि दोष पढ़ने वाले हैं। दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, प्रश्न ये आता है कि दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो देखिए, जब कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को साफ देख सकता है, मतलब उसको दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, ठीक है, परंतु पास की वस्तु कैसे दिखाई देगी बाबू लोग, उसको धुंधली दिखाई देगी, स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। इस दोष को हम लोग क्या कहते हैं बाबू लोग, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। अब बात करते हैं कि दूरदृष्टि दोष होता क्यों। देखिए मैं यहां पे भी एक इमेज के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, और इमेज याद रखिएगा यहाँ पे क्या होता है। यहां पे ये होगा कि आपके लेंस की जो वक्रता त्रिज्या होगी बाबू लोग वो घट जाएगी, लेंस आपका छोटा हो जाएगा। और यहां पे देखिएगा नॉर्मल विजन में लाइट रेटिना पे पड़ रही है, इमेज का फॉर्मेशन सही हो रहा है, लेकिन जहां पर भी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष हो जाएगा तो लाइट रेटिना पे ना पड़ के इसके पीछे आ जाती है। जब आपकी वक्रता त्रिज्या छोटी हो जाएगी, लेंस छोटा हो जाएगा, तो ये प्रतिबिंब का निरूपण रेटिना के पीछे होने लगेगा, जिससे हमारी आंख पर प्रतिबिंब का निरूपण नहीं हो पाएगा, रेटिना पे प्रतिबिंब का निरूपण नहीं हो पाएगा, और जिससे हम वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो डायरेक्ट आपको हिट कर रहा है। मैंने क्या बताया बाबू लोग, आंख का आकार छोटा हो जाता है, अर्थात लेंस की वक्रता त्रिज्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। आगे चलते इसका समाधान क्या बाबू लोग, तो इसका समाधान होता है कि भैया हम उत्तल लेंस लगाते हैं। उत्तल लेंस लगाएंगे तो प्रकाश जो पीछे की तरफ जा रहा है वो आगे की ही तरफ केंद्रित हो जाएगा, और जब आगे की तरफ रेटिना पे ही केंद्रित हो जाएगा तो वह वस्तु हमें स्पष्ट एवं सुस्पष्ट दिखाई देगी।
अस्पष्ट एवं सुस्पष्ट दिखाई देगा। ठीक है बाबू लोग, अब आगे की तरफ चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आपका दृष्टि दोष क्या हो गया, दूर दृष्टि दोष तैयार हो गया। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं। अगला कंटेंट क्या है भाई, अगला कंटेंट क्या है, देखिए मेरे टेक्नीशियन ने आपसे अनुरोध कर रखे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भाई टेक्नीशियन भी चाहता है कि ये प्लेटफॉर्म क्या हो जाए, आगे की तरफ ग्रो। मैं भी चाहता हूं ये प्लेटफॉर्म आगे की तरफ ग्रो, और ये प्लेटफॉर्म आपके प्रेम का भूखा, आप सपोर्ट कर दीजिए। वाकई में मैं कह रहा हूं, टारगेट हमारा जो है ना, टारगेट हमारा जो यूपी बोर्ड का है, वो मेरे प्यारे बच्चों 2026 में इस प्लेटफॉर्म से एक बच्चा, 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, हजारों बच्चे इस प्लेटफॉर्म से जरूर सफल होंगे, और मैं इसकी वीडियो खुद मैं आपके सामने लेके आने वाला हूं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं अगला क्या, अगला क्या भैया, दृष्टि वैष्णव। दृष्टि वैष्णव भैया ये किताबों में नहीं मिलता, ये एनसीईआरटी किताबों की क्लिप है, मैंने आपके सामने लगा रखी है। क्या भैया, जब कार्निया, आप जानते हो आंख का एक भाग होता है, कौन सा भैया, कार्निया होता है। कौन सा है, कार्निया। कार्निया और लेंस की सतह क्या हो जाती है बाबू, अनियमित हो जाती है। अनियमित होने का कारण क्या है, अनियमित होने का कारण है उम्र। उम्र के पड़ाव पे, ठीक है, ये चीजें क्या होती है, कार्निया और लेंस में अनियमितता आ जाती है, और अनियमितता जब आ जाती है जिससे वस्तु स्पष्ट छवि नहीं बन पाती है, तो इसको हम लोग बाबू लोग दृष्टि वैषम्य कहते हैं। ठीक है, अब प्रश्न क्या बनता है भाई, कारण क्या है, तो कारण मैंने बात को बता दिया कि कार्निया और लेंस का असमान आकार हो जाता है। असमान आकार का मतलब अनियमितता आ जाती है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे, आपसे डायरेक्ट ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है कि बेलनाकार लेंस किस दोष के निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है। मेरे बाबू डायरेक्ट हिट करना, आप किसको बताओगे, दृष्टि वैषम्य को। ठीक है, दृष्टि वैषम्य दोष के निवारण के लिए हम प्रयोग करते हैं कौन सा लेंस बाबू लोग, बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन की, तो नॉर्मल आईज देखिए इस प्रकार से वर्क कर रहा है, लेकिन जब हमारा ये 200 हो जाएगा तो देखिएगा यही फॉर्मेशन रेटिना पे कितनी जगहों पे हो रहा है। ठीक है, और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि कार्निया और लेंस दोनों में क्या आ चुकी है, अनियमितता आ चुकी है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि वैषम्य दोष कहते हैं। ठीक है बाबू लोग, आगे की स्लाइड पे चलते हैं, स्लाइड नंबर 7 पे आ जाते हैं, और बहुत तेजी के साथ क्लास को हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, कंप्लीट कर रहे हैं, चैप्टर के कंप्लीट की तरफ पढ़ रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर आपका तैयार होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला दोष आपको मिलता है वृद्धावस्था दोष। ठीक है बाबू लोग, कौन सा दोष मिलता है, वृद्धावस्था दोष मिलता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या बाबू लोग, याद रखिएगा, इसी को हम लोग जरा दृष्टि दोष के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे राइट कर दे रहा हूं, इसको भी जानते हैं हम लोग किसके नाम से बाबू लोग, जरा दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। ठीक है, जरा दृष्टि दोष के नाम से भी क्या करते हैं हम लोग इसको जानते हैं। कौन सा दोष भैया, वृद्धि अवस्था दोष या वृद्धि अवस्था दृष्टि दोष। अब हम बात करें तो ये क्या है, परिभाषा की अगर बात करें, उम्र बढ़ने पर पास की वस्तुएं देखने में क्या होती है, कठिनाई होती है। उम्र अगर आपकी बड़ी हो जाती है तो पास की वस्तुओं को देखने में क्या होती है, कठिनाई होती है। ऐसे दोष को हम लोग क्या कहते हैं, वृद्धावस्था दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, अब इसका कारण अगर हम बात करें तो कारण क्या भैया, लेंस का लचीलापन। ठीक है, लेंस में लचीलापन आ जाता है, जिसकी वजह से यह दोष उत्पन्न हो जाता है। और याद रखिएगा, इस दोष का समाधान क्या है बाबू लोग, डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया है, डिफोकस लेंस का प्रयोग किस दोष में किया जाता है, तो किस दोष में किया जाता है, जरा दृष्टि दोष में किया जाता है। ठीक है, तो जरा दृष्टि दोष आपका तैयार हो गया। ठीक है, कमेंट सेक्शन में यस लिखिए, जिन बच्चों का तैयार होगा वो यस लिखते जाए। ठीक है, आगे चलते भैया, रंगाधीनता। ठीक है, रंगाधनता वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसको हम लोग कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, और जिसको हम लोग वर्णांता भी कहते हैं, वर्णांता भी कहते हैं बाबू लोग, इस चीज को याद रखिएगा। और मेरा ये प्रयास है कि आपको अनुकूल शब्द शैली के साथ अनेक शब्द शैली जो कई विगत वर्षों से पेपर में पूछे जा रहे हैं, उन शब्द शैलियों का प्रयोग मैंने यहाँ कर रखा है। ठीक है, तो रंगाधनता जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्णांता कहते हैं। इंग्लिश देखिए बाबू लोग लिखा हुआ कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो एक प्रश्न याद रखिएगा, कलर ब्लाइंडनेस क्या है भैया, ये अनुवांशिकी का रोग है। याद रखिएगा, अगर किसी के पिता को ये रोग हो गया, किसी के माता को ये रोग हो गया, तो उसके पुत्र, उसकी बिटिया में भी ये रोग आ सकता है। ठीक है, तो रंगधनता या वर्णांता की हम बात करते हैं, जब व्यक्ति रंगों को सही तरीके से पहचान नहीं पाता है, तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, वर्णांता कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू लोग, वर्णांता कहते हैं। कारण की बात करेंगे तो देखिए, रेटिना की शंकु कोशिकाओं में कमी या दोष आ जाता है। अच्छा, ये शंकु कोशिकाएं कौन सी कोशिकाएं होती है,
ये संघ कोशिकाएं कौन सी कोशिकाएं होती है, तो मैं आपको बता दूं वही संघ कोशिकाएं हैं जिनमें रॉड और कोन नामक कोशिकाएं पाई जाती हैं। और बाबू लोग आपको मैंने पढ़ा रखा है, रॉड और कोन दोनों ही कोशिकाएं प्रकाश और रंग के पहचान में क्या करती हैं, सहायक होती हैं। तो यहां से आपको रंग घनता के बारे में जानकारी मिल रही है। बात करते हैं समाधान का, तो इसका कोई अस्थायी इलाज नहीं है, बस चश्मे के प्रयोग के द्वारा इसको उसी पे रोका जा सकता है। ठीक है हम लोग, प्रश्नों की ढूंढा शैली जो है वो आपके समझ आ रही है, और उम्मीद करते हैं आप लोग क्या करेंगे, इसको शेयर करते हुए चलेंगे। ठीक है, और आगे की तरफ चलते हैं, अगले पैटर्न पे आते हैं। तो उससे पहले थोड़ा सा पानी पी लिया जाए, और आप लोग भी क्या करें, पानी वगैरह पी लें, और फिर क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कहीं जाइएगा मत, विद इन 1 मिनट बैक टू क्लास। हाँ, तो अब की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले बाबू लोग, क्या पढ़ने वाले, प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। और यहां से प्रश्न आपके बोर्ड पेपर में सुनिश्चित है कि आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने परिचय दे रखा है कि जब प्रकाश की किरणें किसी पारदर्शी माध्यम जैसे कांच में प्रवेश करती हैं तो उनका मार्ग बदल जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। आपने भी ये समझ रखा होगा अपवर्तन किसे कहते हैं। अपवर्तन किसे कहते हैं बाबू लोग, अपवर्तन जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न होना प्रकाश के अपवर्तन का प्रमुख कारण है। तो यहां पे मैंने अपवर्तन की परिभाषा आपको दे दिया। अब बात कर लेते हैं प्रिज्म की। तो प्रिज्म एक त्रिभुजाकार कांच का टुकड़ा होता है जिसकी दो सतहें समतल अपवर्तक की सतहें होती हैं, जिससे अपवर्तन की घटना होती है। जिससे किसकी घटना होती है बाबू लोग, अपवर्तन की घटना होती है। तो आपको याद रखना, एक प्रश्न याद रखना, प्रिज्म होता है तो प्रिज्म समांग पारदर्शी माध्यम होता है, समांग पारदर्शी पदार्थ होता है जिससे प्रकाश के अपवर्तन की घटना सुनिश्चित होती है। ठीक है, बात करते हैं प्रिज्म से प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। देखिए यहां पे लिखा है, जब एक प्रकाश की किरण प्रिज्म की सतह पर गिरती है तो क्या क्या स्थितियां उत्पन्न होती है। पहली स्थिति आती है, वह स्वतः से अपवर्तित होकर स्वतः क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। मतलब सतह से टकराती है और टकराने के बाद क्या हो जाता है भैया लोग, अपवर्तित हो जाता है, रिफ्लेक्टेड हो जाता है। ठीक है, बात करते हैं फिर दूसरी सतह से बाहर निकलते समय पुनः क्या हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है। ठीक है, और अंत में किरण की दिशा क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो यहाँ पे 3 स्टेप में प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होता है। पहला स्टेप क्या, कि जब पहली सतह से टकराएगा तो वहां रिफ्लेक्टेड होगा, दूसरी सतह से क्या होगा, अपवर्तित की क्रिया होगी, और तीसरे स्टेप में प्रकाश की किरण की दिशा क्या हो जाती है, बदल जाती है। ठीक है, अब आगे की स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड में क्या आपको मिलने वाला है, देखिए इस प्रकार अगर हम देखें प्रकाश की किरणों का कितनी बार अपवर्तन होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे आपको स्लाइड में दिख रहा होगा कि प्रकाश की किरणों का कितनी बार अपवर्तन होता है बाबू लोग, 2 बार अपवर्तन होता है। कितनी बार अपवर्तन होता है, 2 बार। इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। पहली बार प्रवेश करते समय, जब प्रकाश की किरणें प्रिज्म में प्रवेश करती हैं। दूसरी बार क्या होता है बाबू लोग, बाहर निकलते समय जब प्रकाश की किरणें प्रिज्म से बाहर निकलती हैं। तो दोनों ही बातें आपको याद रखनी है कि प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन कितनी बार होता है। तो प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन कितनी बार होता है, 2 बार होता है। ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं, बात करते हैं प्रिज्म के मुख्य भाग कौन कौन से। देखिए पहला आपतन किरण, ठीक है, अपवर्तित किरण, निर्गमन किरण और विकेंद्रक कोण। ये 4 पॉइंट ऐसे हैं जिनको आपको समझना हो। आपतन किरण का मतलब क्या होता है, इंसिडेंट रेज। अपवर्तित किरण का मतलब क्या है, इसी को आपतित किरण भी कह देते हैं। ठीक है, आपतन लिखा हुआ यहाँ पे आपतित कर दीजिएगा, आपतित किरण भी इसको कहते हैं। ठीक, अब देखिए अपवर्तित किरण, निर्गमन किरण, विकेंद्रक कोण, ये मैं अभी आपको इमेज में भी दिखाने वाला हूं। वह किरण जो प्रिज्म पे पहली सतह पर गिरती है उस किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। वह किरण जो प्रिज्म के अंदर क्या हो जाती है, मुड़ती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं।
वह किरण जो प्रिज्म से क्या होती है बाबू लोग बाहर निकलती है उसको निर्गमन किरण कहते हैं। ठीक है, और विकेंद्र कोण के देखिएगा आपतित किरण और निर्गमन किरण के बीच में या निर्गमन किरण के बीच में जो कोण बनता है उस कोण को हम लोग विकेंद्र कोण कहते हैं, और जिसको हम लोग किससे दिखाते हैं बाबू लोग डेल्टा से। किससे दिखाते हैं? डेल्टा से। याद रखिएगा ये कंटेंट बहुत ईजी, और इस कंटेंट की पीडीएफ फाइल यूट्यूब, टेलीग्राम सभी प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध रहेगा, जहां से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं। यहां से आपने 4 पॉइंट पढ़ा कि प्रिज्म से जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो कितनी चीजें निकल के आती हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, निर्गमन कोण, और कौन सा कोण आता है? विकेंद्र कोण आता है। ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं। देखिए यहां पर भी मैंने वो चीजें आपको दिखा रखी है। देखिए इस फिगर में ये जो आपका है ना बाबू, ये जो है इंसिडेंट रेज है, जिसको अभी आपने कह दिया कौन सी किरण भैया लोग? आपतित किरण कह दिया। ठीक है, कौन सी किरण है? आपतित किरण प्रिज्म की पहली सतह से टकरा रही। फिर जो अंदर चल रहा है ना बाबू, ये जो अंदर का रेज चल रहा है ना, इसको हम लोग कहते हैं क्या? अपवर्तित किरण। कौन सी किरण कह देते हैं बाबू लोग? अपवर्तित किरण कह देते हैं। ये आपकी अपवर्तित किरण है। ठीक है, अब बात करते हैं ये किरण कौन सी है? तो ये जो सारी चीजें आपकी निकल के आ रही है बाहर की तरफ, इनको हम लोग निर्गम किरण कह देते हैं। कौन सी किरण कह देते हैं? निर्गम किरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये सारी चीजें मैंने आपको दिखा रखा। अब देखिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो कोण बनता है इनके बीच में, उसी को हम लोग कौन सा कोण कहते हैं? विकेंद्र कोण कहते हैं, जिसको हम लोग डिफाइन किससे करते हैं बाबू लोग? डेल्टा। किससे करते हैं? डेल्टा से करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहां पे अभी आगे की स्लाइड में आपको मिलेगा कि इसका फार्मूला क्या है। आगे की स्लाइड में तो आपको मिलने वाला वर्णक्षेपण, जिसको हम लोग डिस्पर्शन कहते हैं, और यहां पे हम देखने वाले हैं कि प्रिज्म के जो अपवर्तन का सूत्र होता है वो क्या होता है। तो देखिएगा म्यू इज इक्वल टू, ठीक है मैं यहां से इसको हटा दे रहा हूं, इरेज कर दे रहा हूं, ये क्या है? इरेज कर दे रहा हूं। म्यू इज इक्वल टू आपको क्या मिलने वाला है? तो म्यू इज इक्वल टू मिलने वाला है आपको साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ आउट डिवाइडेड, ठीक है, साइन ए बाई 2। ठीक है, मैं फिर से इसको कहने का प्रयास कर रहा हूं। म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 बटे साइन ए बाई 2। बच्चे कंफ्यूज मत होना, एक और है तो ये आपका प्रिज्म कोण है, जिसको हम लोग अपवर्तक कोण के नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं। किस कोण के नाम से जानते हैं? अपवर्तक कोण के नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। अपवर्तक कोण कहां बनता है? जहां शीर्ष होता है ना प्रिज्म का, वहीं पे अपवर्तक कोण बनता है। क्या मैंने आपको बताया? अपवर्तक कोण, अपवर्तक कोण आपका यहाँ पे, ठीक है। तो म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2 होता है। ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं, अगली स्लाइड में आते हैं। ठीक, अगली स्लाइड में देखिएगा हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण पढ़ने वाले बाबू लोग, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये मेहनत आपके लिए, ठीक है, ये मेहनत आपके लिए। इतनी मेहनत कर दो कि सामने वाला तरसे आपसे मिलने के लिए कि भाई आपने अपनी पहचान को खुद बनाया है, खुद बनाया, ये दुनिया को दिखा देना। क्या करना है? परिचय में देखिएगा, जब सफेद प्रकाश की कोई प्रकाश की जो किरण होती है वो प्रिज्म से टकराती है, तो टकराने के बाद कितनों रंगों में विभक्त हो जाती है बाबू? 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। 7 रंगों में विभक्त होने की जो घटना होती है, इसी घटना को हम लोग प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। क्या करते हैं? प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, तो प्रश्न यहां से डायरेक्ट आता है, प्रकाश का विक्षेपण किसे कहते हैं? प्रकाश का विक्षेपण वह है जिसमें जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से टकराती है तो 7 रंगों में क्या हो जाती है बाबू लोग? विभक्त हो जाती है, जैसा कि यहाँ पे आप इमेज में देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं। अब देखिएगा परिभाषा की बात करें तो परिभाषा देखिएगा, मैंने यही आपको बताया, जब सफेद प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम जैसे प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपने घटक रंगों में क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। इस घटना को हम लोग विक्षेपण कहते हैं या विक्षेपण कहा जाता है। ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्या है? विक्षेपण के कारण क्या हो सकते हैं? ये विक्षेपण होता क्यों है? तो देखिएगा सफेद प्रकाश कई रंगों से मिलकर बना होता है। किन किन से? बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और किससे? लाल। और सभी प्रकाश की अपनी क्या होती है? तरंगदैर्घ्य होती है, अलग अलग होती है। सभी प्रकाश की किरणों का अपना वेवलेंथ होता है, और सभी का वेवलेंथ क्या होता है बाबू? डिफर होता है। वेवलेंथ सभी का अलग अलग होता है।
देखिएगा, बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, याद रखिएगा। ये प्रश्न पूछा जाता है कि भाई वर्ण विक्षेपण की घटना में सबसे अधिक मुड़ता है बैंगनी रंग, क्यों मुड़ता है? तो भैया इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है? सबसे कम होती है। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, इसलिए वर्ण विक्षेपण की घटना में सबसे कम मुड़ता है। ठीक है, तो ये देखिएगा, इसी कारण विभिन्न रंग अलग अलग दिशाओं में क्या हो जाते हैं? मुड़ जाते हैं, और रंगों का फैलाव आपको क्या होता है? दिखाई देता है। टोटल अगर मैं कहूं तो वर्ण विक्षेपण की घटना इसलिए होती है कि प्रकाश के तरंगों का प्रकाश की किरणों का वेवलेंथ क्या होता है? अलग अलग होता है, जिसकी वजह से वर्ण विक्षेपण की घटना होती है, विक्षेपण की घटना होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये दो प्रश्न राइट डाउन करने हैं। बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य क्या होती है? वो सबसे कम। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य होती है सबसे अधिक। ये आपको एकदम रट के याद रखना। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। ठीक, अगला स्लाइड क्या करता है? विक्षेपण का परिणाम। विक्षेपण का परिणाम क्या होता है? विक्षेपण की घटना जब प्रिज्म से होती है तो इसका रिजल्ट क्या आता है? हमको एक सिद्धांत मिल जाता है, ब्योर का सिद्धांत। याद रखना है, BIBGYOR। यहाँ पे फुल फॉर्म आपसे डायरेक्ट बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। वी का मतलब होता है वायलेट, वायलेट का मतलब होता है बैगनी। ठीक है, इंडिगो का मतलब होता है नीला, ब्लू का मतलब होता है आसमानी, ग्रीन का मतलब होता है हरा, येलो का मतलब होता है पीला, ऑरेंज का मतलब होता है नारंगी, और रेड का मतलब होता है क्या बाबू लोग? लाल होता है। और संक्षेप में मैंने इसको कह दिया विबग्योर कह दिया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ स्पेशल फैक्ट मैं आपको दे रखा हूं। क्या कि आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले क्या कर दिखाया था? सफेद प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। ये न्यूटन का ही एक्सपेरिमेंट था, मैं आपको बता रहा हूं, ये राइट डाउन कर लेना। ठीक है, प्रिज्म से गुजरते समय यह रंग अलग अलग कोणों पर मुड़ते हैं, ये भी बताने वाले न्यूटन का एक्सपेरिमेंट ही था। जब इन रंगों को फिर एक लेंस द्वारा जोड़ा गया तो सफेद प्रकाश पुनः क्या हो जाता है? प्राप्त हो जाता है। ये सारे स्टेटमेंट किससे प्राप्त होते हैं? न्यूटन के एक्सपेरिमेंट से प्राप्त होते हैं बाबू लोग। और वह बेताज बादशाह है जिसने फिजिक्स की दुनिया में धमाल मचा दिया था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये जो स्पेशल फैक्ट मैंने दे रखा है ये आपको पता हो गया होगा, आपने इसको राइट डाउन कर लिया होगा। और ये बहुत ही चुनिंदा प्रश्न थे आपको के लिए, ये आप लोगों के लिए, मैंने केवल आप लोगों के लिए इसको कंटेंट में राइट डाउन कर रखा है। ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं। आगे बाबू क्या बाबू? आगे आपका है रेनबो। क्या है बाबू? रेनबो। आज हम लोग क्लास में रेनबो बनाने वाले हैं। क्लास तो इतनी धमाकेदार चल रही है कि आपने शेयर कर दिया होगा, उम्मीद करता हूं आपने शेयर कर दिया होगा। चलिए मैं आपके लिए आज रेनबो बनाता हूं। क्या होता है इंद्रधनुष? देखिए, इंद्रधनुष आकाश से बनने वाला एक सुंदर प्राकृतिक दृश्य है। यह तब बनता है जब सूर्य का प्रकाश वर्षा की बूंदों से होकर क्या करता है? गुजरता है। तो यहां से डायरेक्ट आप प्रश्न याद रखिए। भैया कैसे प्रश्न याद रखते हैं? अगर आपसे किसी ने कहा रेनबो कैसे बनता है तो कह देना सर ये लाइट जो होता है ना वो वर्षा की बूंदों से निकलता है, वर्षा की बूंदों से होकर गुजरता है, तभी हमारा क्या बनता है सर जी? इंद्रधनुष बनता है। और नहीं, और आगे बताइए क्या होता है? इन बूंदों के अंदर प्रकाश का क्या होता है बाबू? अपवर्तन होता है। इन बूंदों के अंदर क्या होता है बाबू? प्रकाश का अपवर्तन होता है। फिर क्या होता है? परावर्तन होता है। फिर क्या होता है? विक्षेपण होता है, जिसके आधार पे 7 रंगों का धनुषाकार पट्टी क्या होता है? हमको दिखाई देता है। तो रेनबो से क्या प्रश्न आपके तैयार होंगे भैया? तैयार क्या होंगे? रेनबो में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? तो अपवर्तन कौन सी घटनाएं होती है? परावर्तन कौन सी घटनाएं होती है बाबू लोग? विक्षेपण। ये 3 घटनाओं के आधार पे आपका बनता है बाबू लोग कौन सा भैया? रेनबो बनता है। ठीक है, रेनबो आपका तभी बनता है। तो यहां से आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। बात करते हैं परिभाषा की, तो जब सूर्य का प्रकाश वर्षा की छोटी छोटी जल की बूंदों से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है और आकाश में रंगीन धनुष दिखाई देता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं। और सभी बच्चों का प्यारा प्रतिबिंब होता है बाबू इंद्रधनुष। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सभी लोग बताइए कि इस समय के मौसम में क्या आप लोगों ने इंद्रधनुष देखा है कि नहीं? यस या नो? ठीक, आगे क्या आता है बाबू लोग? आगे आता है इंद्रधनुष बनने के कारण। ये कारण क्या है? देखिए मैंने बताया ना अपवर्तन होता है, मैंने बताया विक्षेपण होता है, मैंने बताया आंतरिक परावर्तन की घटना होती है, फिर निर्गमन हो जाता है। क्या होता है? अपवर्तन, सूर्य का प्रकाश वर्षा की बूंदों में प्रवेश करते समय क्या हो जाता है? मुड़ जाता है।
जब वर्षा की बूंदों में सनलाइट प्रवेश करता है तो वहां पे प्रकाश एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश कर रहा है, तो बूंदें मुड़ जाती हैं, और जब मुड़ जाती है तो भैया वहां कौन हो गया, अपवर्तन हो गया। ठीक, बूंद के अंदर सफेद 7 रंगों में व्यक्त होता है, तो 7 रंगों में व्यक्त होने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, विक्षेपण। ठीक है, और विद्योड़ का सिद्धांत वहां पर भी लागू होता है। बात करते हैं आंतरिक परावर्तन की, तो बूंद अंदर प्रकाश की किरणें एक बार क्या होती है, परावर्तित होती है, और फिर यही प्रकाश बूंद से बाहर निकलता है तो हमें 7 रंगों की एक पट्टी दिखाई देती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। ठीक है, आगे के कंटेंट पे आते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने स्लाइड में दिखा रखा है इंद्रधनुष, क्या बात है, कितना अच्छा लग रहा है रेनबो। ठीक है, चलिए कमेंट सेक्शन में बताना कि इमेज अच्छा है कि नहीं। ठीक, अब आगे चलते हैं, इंद्रधनुष कब बनता है। देखिए इंद्रधनुष बनता कब है, जब बारिश के बाद या बारिश के दौरान सूरज चमक रहा होता है, पहला तो ये हो गया, और पर्यवेक्षक की पीठ सूर्य की ओर हो और सामने वर्षा की बूंदें होती हैं, तभी इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तभी क्या होता है बाबू, इंद्रधनुष का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं कि इंद्रधनुष के कितने प्रकार होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेनबो, रेनबो कितने प्रकार के होते हैं। तो बाबू लोग, एक होता है प्राइमरी जिसको हम लोग मुख्य कहते हैं, और एक होता है द्वितीय। अब देखिएगा इसमें क्या होता है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जो इंद्रधनुष आपको स्पष्ट दिखाई दे उसी को हम लोग प्राइमरी कहते हैं। प्राइमरी में क्या होगा, देखिएगा रंगों के क्रम में नीचे लाल होगा, ऊपर क्या होगा आपका बैगनी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी। और द्वितीय में क्या होता है, इसमें रंगों का जो क्रम होगा वो ध्यान से देखिए, क्या क्रम होगा, क्रम क्या होगा, बैगनी ऊपर होगा और लाल क्या होगा, नीचे हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे स्पष्ट परिभाषा बता देना चाहता हूँ, क्या कि जो आपको स्पष्ट दिखाई दे वो प्राइमरी हो गया, और जो धुंधला दिखाई दे भैया वो क्या हो गया, आपका सेकेंडरी हो गया। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेनबो, तो आपने कहा सर 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है मुख्य और एक होता है हमारा द्वितीय। ठीक है, एक मुख्य होता है और एक क्या होता है, आपका द्वितीयक होता है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न बाबू लोग, चुनिंदा प्रश्न है जो बोर्ड पेपर में संकलित होता है, वो क्या है, एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन क्या होता है ये समझ लीजिए। एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन होता क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन की बात कर रहे हैं, जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल की विभिन्न परतों से होकर वायु की घनत्व बदलने के कारण मुड़ जाती है, इस प्रकाश के मुड़ने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया ना अपवर्तन की घटना क्यों होती है, तो आपने कहा सर जी प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होना। फिर मैंने आपसे पूछा कि भैया वायुमंडलीय अपवर्तन क्यों होता है, तो आपको यहां जवाब देना पड़ेगा कि वायु की घनत्व बदलने के कारण प्रकाश की किरणें बदल जाती हैं, प्रकाश की किरणें मुड़ जाती हैं, इसी प्रक्रिया को हम लोग वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। और इससे प्रश्न बोर्ड पेपर में आते हैं। देखिएगा यहाँ पे परिभाषा दिया है, जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल की विभिन्न घनत्व वाली परतों से होकर गुजरती हैं तो अपनी दिशा को बदलती रहती हैं, और इसी परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो यह डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है, यार वायुमंडलीय अपवर्तन क्यों होता है, तो भैया आपका जवाब आपके सामने है, क्यों होता है, वायु की घनत्व बदलने के कारण, वायु की घनत्व बदलने के कारण। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। अब देखिए कारण क्या होता है, वायुमंडल की ऊंचाई के साथ साथ तापमान और वायु का घनत्व भी क्या होता रहता है, बदलता रहता है। नीचे वायु की परतें अधिक घनी होती हैं और ऊपर वायु की परतें क्या होती है, कम घनी होती है। इस घनत्व परिवर्तन के कारण प्रकाश की गति क्या होती रहती है, बदलती रहती है, जिसके कारण वह मुड़ जाती है। अब आपसे प्रश्न पूछता क्या, डिफिनेशन से नहीं भैया, यहाँ एग्जाम्पल से पूछा गया। क्या पूछा गया, पहला सूर्योदय और सूर्यास्त का वास्तविक समय भिन्न दिखना, मतलब डूबते समय और उगते समय इनका कलर क्या होता है, अलग होता है। क्या होता है, हमें सूर्य वास्तविक समय से 2 मिनट पहले उदय और 2 मिनट बाद अस्त होता है, दिखाई देता है। इसका भी प्रमुख कारण क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, और तारों पर टिमटिमाना बाबू, ये बोर्ड पेपर में बहुत बार पूछा गया। तारों की रोशनी पृथ्वी तक आने से पहले वायुमंडलीय परतों से होकर गुजरती है, और जब वायुमंडलीय परतों से होकर गुजरती है तो वहां अपवर्तन होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, जिसकी वजह से हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में मानव नेत्र से आने वाले संपूर्ण विश्लेषण को हम लोगों ने तैयार कर लिया, संपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को तैयार कर लिया, और उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी। और आने वाले समय में
ये मेरा वादा है आपसे कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से टारगेट बोर्ड 2026 का जो लक्ष्य हर घर ज्ञान की ज्योति SWS एकेडमी वाला ने ले रखा है, उस संकल्प को पूरा करने में आप सहयोग प्रदान करेंगे। यहां से निरंतर आपको क्लासेस की अपडेट मिलेंगी। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आपका एक सपोर्ट बाबू लोग हमें इस प्रकार की वीडियो बनाने के लिए जिज्ञासु करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका सपोर्ट होना अनिवार्य है, आपका हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलना अनिवार्य है, क्योंकि कहा जाता है जब सभी लोगों की कदम किसी एक दिशा की ओर चल देते हैं तो वहां प्रलय आता है। और मैं ये कहता हूं बाबू लोग, आप साथ दो, हम ये कहते हैं डंकार लेके आएंगे, झंकार लेके आएंगे कि यूपी बोर्ड में यहाँ का बच्चा SWS एकेडमी वाला का बच्चा ही परचम लहराएगा यूपी बोर्ड एग्जाम में। और आप लोग अपने सपोर्ट को एक लाइक और एक शेयर के साथ प्रयास करो। ये कंटेंट मैं आपके लिए बनाता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं कुछ नए जुनून, कुछ नए जज्बात और कुछ नए प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोग के लिए रात्रि जो हो वो शुभ हो। सत श्री अकाल। सभी लोगों को राम राम, नमस्ते। और मिलते हैं कुछ नए तथ्यों के लिए। तब तक हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और क्या करते रहिए, मुस्कुराते रहिए।